मुझे ये ब्लीडिंग होने लगी ना तो मैं बहुत ज़्यादा मूव कर जाए। तो मंथ में मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा है। हुआ जब मैं खा करके लाइन से गिर गई, उल्टी आने लगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, पेट में दर्द, बोला कि आप रेस्ट करो था। जैसे 8 मंथ तो डॉक्टर को जब पेन हो रहा है जैसे 3 दिन से हो रहा है, वो थोड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका वीक ही हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैंगलोर में रहती हूँ और मेरी डिलीवरी भी यहीं बैंगलोर में हुई है और मेरी ये सेकंड डिलीवरी था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने सभी चीज़ों का जवाब दिया हुआ है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है कि मेरी डिलीवरी में क्या कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो बार बार वो पुरानी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपको क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों 34 वीक में ही आपको डिलीवरी करानी पड़ी थी। और जो लोग भी प्रेग्नेंट होती हैं उनके पास कहते हैं ना, वो लोग उस टाइप की वीडियोस देखती हैं और कहीं ना कहीं से मेरी वीडियो भी उनके पास पहुंच रही होंगी और लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं ये इस बात पे कि 34 वीक में डिलीवरी कैसे हो गई, क्या हुआ और किस तरीके से आपने रिकवर किया, बेबी ठीक है ना, किस तरीके का था, अपनी अपनी जर्नी बताइए ताकि हमें भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भी हिम्मत मिल सके। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन था और बार बार कमेंट था। इंस्टा पे भी था कमेंट, प्रियंका लाइफस्टाइल 184 पे मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट की हैं और सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे मतलब एक आध क्वेश्चन, मतलब एक आध लोग का कमेंट रहता तो मैं जवाब दे देती वहीं पे और मैंने दिया भी है, बट बहुत ज़्यादा लोगों का था और डिफरेंट था। तो मैं सारा इसमें वो सारी वीडियो, इस वीडियो में सारा वो चीज़ें कवर करूँगी जो मेरे 34 वीक डिलीवरी में प्रॉब्लम आई थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, लास्ट टाइम पे मैंने कौन सी गलती की थी, तो सारा इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो भी प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, उनको डर लग रहा है डिलीवरी से रिलेटेड या फिर उनको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जो मतलब मेरे साथ हुआ है, तो मे बी उनको हेल्प मिल सकेगी, हिम्मत मिल सकेगी। तो चलिए बताते हैं आपको शुरुआत से, जब मैं कंसीव कर ली उसके बाद से। तो कंसीव मैंने किया था सितंबर में मेरा पीरियड था और अक्टूबर में मुझे मेरा पीरियड मिस हो गया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जनरली हम लोग ने किट से ही चेक किया था, फिर डॉक्टर के पास गए तो ब्लड टेस्ट भी हुआ हमारा, हमने कंफर्म कर लिया क्योंकि मुझे कंफर्म थोड़ा लेट होकर के कंफर्म हो पाया था क्योंकि मुझे ब्लीडिंग तो जरा से ब्लीडिंग हुई थी जो डेट था उस डेट पर, तो मुझे लगा कि मे बी पीरियड आ गया है और थोड़ा कम आया है। और फिर नेक्स्ट मंथ भी मुझे ऐसा ही फील हुआ, जब मैंने चेक किया था तो मैं प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर मैं दिखा रही थी पहले, एक मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उनके पास मैं गई और उन्होंने बताया कि एक ब्लड टेस्ट करते हैं और कंफर्म हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हर 24 और 36 और 48 72 आवर्स में ना वो जो रेंज होती है ना वो बढ़ती रहती है। तो उसमें हमने उसको चेक किया, यूरिन से तो टेस्ट कर लिया था और फिर ब्लड टेस्ट भी करा लिया। जब कंफर्म हो गया उसके बाद से मैंने कुछ प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रही थी। एक्चुअली मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सेकंड में नहीं थी, तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी मुझे ये कंसीव वाला जो मेरा स्टेज था काफ़ी लंबा बीत गया क्योंकि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे कंसीव जैसा। वॉमिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मूड स्विंग्स भी नहीं हुए थे, स्मेल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम जब नहीं हो रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर जब मेरे को जब कंफर्म हो गया, हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, फिर उसके बाद भी मुझे कोई कंफर्म मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। तो मुझे बस वो प्रॉब्लम आती थी कि मुझे डिस्चार्ज बहुत होता था और ब्लीडिंग भी होती थी। जब मुझे ये ब्लीडिंग होने लगी ना तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है और अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी जो प्लेसेंटा होता है ना बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से डिस्चार्ज हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी कभी हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी प्लेसेंटा जो है लो लाइन है और लो लाइन थोड़ा रिस्की होता है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा और जब बच्चा मूवमेंट करेगा तो मे बी वो प्लेसेंटा है ना मूव कर जाए, तो आफ्टर 4-5 मंथ ये मूव कर जाएगा और आपका रिस्क कम हो जाएगा। हम लोगों को भी ऐसा लगा और हमने भी रेस्ट किया। बच्ची मेरे पास एक ऑलरेडी थी पहले से, मेरे पास मेरी बड़ी बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। बच्चे अगर आपके पास हैं और आपके पास कोई और नहीं है, घर में कोई और तीसरा मेंबर नहीं है, आप और आपके हस्बैंड रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो रेस्ट तो नहीं हो पाता था।
बट मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि मैं ज़्यादा मूवमेंट ना करूं और मैं अपने बच्चे को भी कैरी ना करूं, क्योंकि डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया था कि हैवी चीज़ें नहीं उठानी है। तो इस तरीके से मेरा कॉम्प्लिकेशंस जो था वो तो था ही, साथ में मुझे ना बेड रेस्ट हो नहीं पाया अच्छे से। बेड रेस्ट ना होने की वजह से मुझे शायद ये रीज़न था या फिर क्या रीज़न था वो तो डॉक्टर ने बाद में मुझे कुछ और ही बताया। तो जैसे 4-5 मंथ बीता और 5th मंथ में मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि एनॉमली जब हमने स्कैन कराया ना उस टाइम तक मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा था। और जब मेरी बेटी होने वाली थी उस टाइम पे मुझे बहुत जल्दी अर्ली मूवमेंट पता चलने लगा था, 4 मंथ में ही पता चलने लगा था। इस टाइम पे मेरा 5th मंथ ख़त्म होने वाला है और अभी भी मुझे मूवमेंट का नहीं पता चल रहा था। तो मैंने बोला डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा अभी 2-4-10 दिन में आ जाएगा मूवमेंट, अगर नहीं आता है फिर बताना। मुझे और डर लग रहा था कि बच्चा मूवमेंट भी नहीं कर रहा है और क्या ब्लीडिंग भी आ रही है, डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई सिम्टम्स भी नहीं लग रहा है। और पहले से मेरा थोड़ा सा ना टमी ना निकला हुआ है, मतलब मेरा थोड़ा पेट ऊंचा है, तो मुझे लग रहा था कि अभी तो ये पेट तो वही वाला है जो पहले प्रेगनेंसी से पहले भी थोड़ा जो पेट निकला रहता है वो वाला है। तो मतलब मेरा पेट भी नहीं निकल रहा है, 5 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं, ये सोच सोच कर टेंशन हो रहा था। मैंने डॉक्टर को जब मैं दिखाई तो उन्होंने कहा कि अब आपको 1-2 दिन में मूवमेंट आ जाएगा, अगर नहीं तो जिस दिन हम लोग डॉक्टर को दिखा के आए उसके दूसरे दिन ही मुझे थोड़ा मूवमेंट फील हुआ। जब मैं खा करके लेटी थी तो मुझे राइट साइड में ना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट फील हुआ, मुझे लगा कि हाँ वही मूवमेंट है, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्टली वही याद आ गया मेरी बेटी के टाइम वाला। उसके बाद कंटिन्यूस थोड़ा मूवमेंट होने लगा और राइट साइड में ज़्यादा मूवमेंट होने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लेसेंटा भी चेंज हो गया, मूवमेंट होने लगा ना जब बच्चे का, तो प्लेसेंटा मेरा जो था लो लाइन से एंटीरियर प्लेसेंटा हो गया और ब्लीडिंग बंद हो गई थी। ऑलमोस्ट 6 मंथ जाते जाते अब ब्लीडिंग बंद हो गई थी। डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि अब ये प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी तो है नहीं, तो आप वॉक करो, एक्टिव रहो, अपना काम करो। तो मैं फुल एनर्जी से अपना सारा घर का काम भी, जो भी बच्चे का काम था, मेरी बेटी का खाना पिलाना खिलाना, खाना बनाना, खड़े होना, वॉक करना, सारी चीज़ें मैं रेगुलर करने लगी थी जिस तरीके से नॉर्मली लोग करते हैं। पर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप नॉर्मल मतलब वॉक करो और आप एक्टिव रहो, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करने लगी थी। वॉक करना मेरे लिए शायद वो रिस्क हो गया और इसी रिस्क की वजह से 7-8 मंथ की में ना बेबी जो था वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा भार मेरे को नीचे फील होने लगा था, नीचे बहुत ज़्यादा, जैसे लगे कि अभी ना उसका हेड जो है पूरा बाहर आ जाएगा, इतना पेन होने लगा था स्टार्टिंग के 7 मंथ से ही। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि आप रेस्ट करो और घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है और बेबी का पोजीशन डाउन, हेड डाउन है, सेफोलिक पोजीशन है, बट आप ज़्यादा वॉक नहीं कीजिएगा, अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो मेरा ना पेट टमी जो था वो पूरा फुल छोटा सा था और ऐसे लंबे में था, नीचे पूरा जोर मतलब हेड आ गया था। जैसे 8 मंथ अभी स्टार्ट हुआ था तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना पेन आने लगा, पीरियड्स में जैसे पेन आता है ना वैसा मुझे पेन आने लगा। और जैसे वो मुझे पेन आया मैंने डॉक्टर को बताया, क्योंकि मेरा स्कैन था उस समय, ग्रोथ स्कैन एक होता है 8 मंथ में, वो स्कैन मैं कराने गई थी और ब्लड टेस्ट कराया था, उसको दिखाना था। तो डॉक्टर को जब मैंने बताया कि मुझे ना पेन हो रहा है, जैसे पीरियड में पेन होता है ना उस तरीके का दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कब से हो रहा है, कब कब हो रहा है, मैंने कहा 2-3 दिन से हो रहा है और थोड़ा बहुत मतलब लंबा टाइम के लिए नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है, लगभग 40 दिन का टाइम है आपके पास, बट अभी दर्द क्यों हो रहा है, एक बार ना आप ना एक और स्कैन करा लो। स्कैन करा करके उन्होंने वो स्कैन थिकनेस देखना था, स्कार की थिकनेस थी वो देखना था। तो वो जब मैंने स्कैन कराया तो स्कैन में जो स्कार थिकनेस थी ना वो शायद 2.5 थी, मतलब 3 से बिलो था, 3 से अबव होना चाहिए था अगर लंबे टाइम के लिए रखना है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है एक इंजेक्शन देते हैं जो बच्चे का लंग्स होता है ना उसको ग्रो कराने के लिए, और अगर इन केस उन्होंने बोला कि अगर आपको फिर से कल और आज के बाद कभी भी पेन होता है और वो आप सह नहीं सकते हो तो आप ज़रूर से बताना पहले, और बहुत ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका लेबर पेन है और बच्चे का हेड डाउन पोजीशन है, बच्चे का हेड डाउन हो चुका है और लेबर पेन ही है ये। तो एक्चुअली में उन्होंने मुझे वो लंग्स वाली इंजेक्शन जो दी थी ना वो तब देते हैं जब आपको अर्ली डिलीवरी करानी होती है, तो लंग्स थोड़ा मजबूत हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने वो वाली इंजेक्शन दी थी मुझे। आज हम लोग इंजेक्शन ले करके 12 o'clock पे घर आते, इवनिंग तक सभी सही था। रात का डिनर करके ना मुझे
पेन होने लगा हल्का हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी सी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डिलीवरी होगा। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी पहली प्रेगनेंसी भी सी सेक्शन से ही मेरी डिलीवरी हुई थी, बट मुझे वो जो दर्द हो रहा था ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा फील होता है। मेरे हस्बैंड सो गए और मुझे रात में नींद नहीं आई। मुझे आराम था, पेन नहीं हो रहा था, आराम था। कोई मूवमेंट भी चेक कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप मूवमेंट भी चेक करते रहिएगा। तो बेबी का मूवमेंट मुझे फील हो रहा था, और जब नहीं फील हो रहा था तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी और चाय वगैरह दे रही थी। मेरी मम्मी भी जगी हुई थी, उन्होंने कहा कि देखो 10 दिन बीत जाए, क्योंकि अभी 8 मंथ चल रहा है, यानी कि 34 वीक ही हुआ है, और 36 वीक कंप्लीट होने के बाद ना डिलीवरी कराने में कोई रिस्क नहीं होगा। हम लोग भी यही चाहते थे, डॉक्टर भी यही चाहती थी, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और मेरे बेबी को जल्दी आना था। मैंने 34 वीक में ही अभी इंटर ही किया था, मैंने 33 कंप्लीट हो गए, 33.4 मतलब 4 दिन ही हुए थे। तो मुझे सुबह में पेन हुआ और मैं डॉक्टर को मैसेज की 4:30 पे कि मुझे पीरियड जैसा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली हॉस्पिटल आओ। तो 4:30 पे मैंने बताया, और 5 o'clock पे हम लोग रेडी होकर के 5:30 तक निकल गए। हमने फटाफट जो भी हमारे पास था, बैग कुछ चीज़ें थी, हम लोग ले करके गए। मैं मेरे हस्बैंड सुबह निकल लिए थे। 6 o'clock पे हम लोग रास्ते में ही थे, तो मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया, क्योंकि हमने उनको भी रात में बता दिया था कि हमारी डिलीवरी मतलब पेन हो रहा है। तो डॉक्टर बोली कि जब भी पेन हो तो आपको आना पड़ेगा, आ जाइएगा। तो अभी सुबह में मैंने बात किया डॉक्टर को, तो उन्होंने बुलाया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कह रही लग रहा है आज ही हो जाएगा डिलीवरी, तुम जाओ, जैसा होगा डिलीवरी करा लेना। डॉक्टर के पास जब गए तो उन लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्शन चेक किया, और मुझे ना कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ तो वो जो धड़कन चेक करते हैं बच्चे का, वो भी चेक कर रहे थे। तो सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हुई। जब कॉन्ट्रैक्शन चेक किया ना, तो डॉक्टर ने बोला इसको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो दर्द है लेबर पे वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और प्लेसेंटा एंटीरियर है, और स्कार थिकनेस भी बहुत ही कम है, तो इसको नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं करा सकते। स्कार थिकनेस में क्या होता है ना, वो नीचे से जो लेयर्स होती है ना वो ओपन होने लगता है। डॉक्टर अब जानते हैं क्या होता होगा। तो जो स्कार थिकनेस थी वो कम होने की वजह से, और प्लेसेंटा इंटीरियर था, तो उन्होंने कहा कि जब भी स्कार थिकनेस कम होती है और लेबर पेन स्टार्ट होता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होता है और पुश करने लगता है, तो वो जो स्टिचेस होते हैं ना वो ओपन होने लगता है, इसका खतरा ज़्यादा रहता है। और जब ओपन होता है तो प्लेसेंटा होता है वो बेबी से सेपरेट होने लगता है। तो प्लेसेंटा सेपरेट ना हो जाए और बेबी को अंदर कोई खतरा ना हो जाए, इसकी वजह से हम डिलीवरी पहले करेंगे। और फटाफट हमारा प्लान हुआ, और डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया। हमने भी बोल दिया ठीक है, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, जो डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर को भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा केसेस होते होंगे। हमारे घर में सब लोग बस ये सोच रहे थे 8 मंथ कंप्लीट हो जाए, बच्चा 9 मंथ में होगा तो अच्छा होता है। बट हम लोगों के साथ क्या था, डॉक्टर को दिखा रहे थे, डॉक्टर ने बोला कि लेबर पेन नहीं होना चाहिए। लेबर पेन आना और बेबी का हेड टच होना मीन्स कि वो डिलीवरी के लिए फुल रेडी है, और डिलीवरी नॉर्मल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि स्कार थिकनेस बहुत ही कम है, और वो खुलने का डर है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर लगता है और बहुत ही ज़्यादा जोर से वो कुछ डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम सी सेक्शन करेंगे। इमीडिएटली उन्होंने हाफ एन आवर में हमारा सी सेक्शन के लिए प्लान कर लिया, और 8:30 तक हमारी डिलीवरी हो गई थी। जैसे डिलीवरी हुई तो बच्चे ने तो रोया ना, जैसे डिलीवर हुआ तुरंत रोना शुरू किया, बट थोड़ा धीरे धीरे रो रहा था। रोया और लंबे टाइम तक रोया। आवाज़ बहुत कम थी, हालांकि बहुत ही कम दिन में हो गया था शायद इसलिए भी। और उसके बाद जब उसको स्नान वगैरह नहा पोछ ओछ रहे थे, उसको अच्छे से क्लीन कर रहे थे, उस टाइम पे भी वो काफ़ी रो रहा था। बट उसको ना थोड़ी ब्रीदिंग इशू आ रही थी, मे बी वो लंग्स उसका अच्छे फुल तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही थी, सांस ले रहा था तो आवाज़ आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ से उसकी धड़कन चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ टाइम के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद उन्होंने बोला एक दिन के लिए NICU में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी बोला ओके ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ही अर्ली हुआ है। इस तरीके से करके हम लोगों ने देखा कि 2-3 दिन हो गया, मेरा डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया, मैं डिस्चार्ज हो गई। बट अभी बेबी को डिस्चार्ज होने का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको फिर उसको शायद
जॉन्डिस का भी खतरा हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुआ, बहुत सारा फोटोथेरेपी देना पड़ा और ऑक्सीजन देना पड़ रहा था, उसका लेवल बढ़ाना पड़ा था, उसकी सिचुएशन चेक करनी पड़ रही थी। इसके लिए ना बच्चे को काफ़ी लंबे टाइम हो गया हॉस्पिटल में, 18 डे हो गया, 18 दिन तक वो NICU में था। ऐसा बोल रहे थे लोग कि जब 36-37 वीक हो जाएगा बेबी का एक्चुअली में, उस टाइम पे ही हमें डिस्चार्ज मिलेगी और जब फुली तरीके से बेबी अच्छे से रिकवर कर लेगा। तो 18 दिन लग गया था मुझे रिकवर करने में, और अभी बेबी बहुत अच्छे से है, 5 महीने का हो गया, बिल्कुल नेचुरल बच्चों की तरह ही ग्रो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही जल्दी एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आने वाली हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।